नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये खबर किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने व पुनर्वास के लिए दिन रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में है क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग और नाचन क्षेत्रों में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और सहायता का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब केंद्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। सुक्खू ने कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अलग राहत पैकेज जारी करेगी। हिमाचल सरकार ने फलों से लदे सेब के पेड़ों को काटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। पेड़ कटान से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के तर्क के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता और वन विभाग को अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का तर्क है कि इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण लोगों ने किया है, इसलिए नाजायज कब्जा करने वालों को बेदखल किया जा रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखेगी कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से हिमाचल के नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। मानसून के मौसम में पेड़ कटने से पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। हिमाचल पहले ही आपदा का सामना कर रहा है, ऐसे में भारी तबाही मचने का खतरा है। पेड़ों की कटाई से स्थानीय वर्षा पैटर्न और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फलदार पेड़ों को काटना नैतिक रूप से भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया जाएगा कि सरकार फलों की नीलामी अथवा अन्य विकल्प अपनाएगी। जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबे समय के बाद जल शक्ति विभाग में 24 पदों पर नियुक्तियां देने के आदेश जारी हुए हैं। इसमें 15 जेओए लगाए गए हैं तो 9 बेलदार के पदों को भरने के आदेश हुए हैं। हालांकि अभी विभाग में लगभग 400 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, जिनको भर पाना आसान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन आश्रितों के लिए अभी पद ही खाली नहीं है। जो पद खाली थे उन पर नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। आने वाले समय में सरकार शेष आश्रितों को रखने के लिए नीति में बदलाव कर रही है। यहाँ बता दें कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके पास पद नहीं है और कुछ के पास काफी ज्यादा पोस्ट है, परंतु वहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। करुणामूलक आश्रितों के मामले में कानूनी लड़ाई भी चल रही थी, जिसके बाद यहाँ सरकार ने नीति में परिवर्तन के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इस कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें सिफारिशें दी गई हैं, लेकिन अभी सरकार ने उस पर फैसला लेना है। करुणामूलक आश्रितों को सरकार के फैसले का इंतजार है। पिछले दिनों सीएम ने घोषणा भी की थी, मगर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। नई नीति में इन करुणामूलक आश्रितों को राहत मिल सकती है, जिसका ये लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। सरकार शहर से मंडियों को बाहर करेगी। इन्हें शहर के आसपास या बाईपास के किनारे शिफ्ट किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को बनाया गया है। इसके अलावा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह, राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य है, जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। स्थानीय विधायक हरीश जनारथा भी कमेटी के सदस्य है। उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है। अभी शिमला के गंज बाजार में चल रही अनाज मंडी और लोअर बाजार की सब्जी मंडी चल रही है। इसे महली ढली एनएच के किनारे शिफ्ट किया जा सकता है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर यहाँ मंडी शिफ्ट करने को लेकर जगह तलाशी जाएगी। पहले सब्जी मंडी और अनाज मंडी शहर के दाड़नी के बगीचे में शिफ्ट होनी थी, लेकिन यहाँ मंडी के निर्माण में वन भूमि का पेच फंसने से ये प्रोजेक्ट लगभग रद्द कर दिया गया है। इसलिए अब नई जगह तलाशी जाएगी। हाल ही में शहर के कारोबारी शिमला व्यापार मंडल की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिले थे। शहर के गंज बाजार में चल रही अनाज मंडी पिछले 10 साल से शिफ्ट करने की योजना चल रही है। इसे पहले दाड़नी के बगीचे में शिफ्ट करने की योजना थी।
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य की छवि को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हिमाचल की स्थिति को एक तरफा और नकारात्मक ढंग से पेश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन शिमला, कांगड़ा और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरह सुरक्षित है और यहां सामान्य जनजीवन जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यटक बिना किसी भय के हिमाचल आ सकते हैं और यहां की सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मानसून के इस मौसम में हिमाचल की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखर जाता है, जो पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के पर्यटकों से हिमाचल आने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी रोटी को बचाए रखने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि झूठी खबरें और अफवाहें न सिर्फ राज्य की छवि को धूमिल कर रही हैं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका पर भी असर डाल रही हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि सही और संतुलित जानकारी सामने लाई जाए ताकि हिमाचल पर्यटन को फिर से गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने मीडिया और आम लोगों से भी अपील की कि वे तथ्यात्मक जानकारी ही साझा करें और अफवाहों से बचें, ताकि पर्यटकों का विश्वास बना रहे और राज्य का पर्यटन क्षेत्र फिर से रफ्तार पकड़ सके। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान को आधार से जोड़कर फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बार-बार अपीलों के बाद भी हजारों लोग अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब प्रदेश में 27,804 ऐसे APL राशन कार्डों को फिर से ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जिन पर दर्ज 5 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की ई-KYC नहीं हुई है। इसका सीधा असर इन परिवारों को मिलने वाली सस्ते राशन की सुविधा पर पड़ेगा, यानी अब ये परिवार डिपुओं से रियायती दरों पर राशन नहीं ले पाएंगे। खाद्य विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले परिवारों के लिए भी ई-KYC जरूरी है। वर्तमान में NFSA श्रेणी में प्रदेश भर में 7,46,034 राशन कार्ड धारक पंजीकृत है, जिनमें कुल लाभार्थियों की संख्या 28,28,651 है। इनमें से अभी भी 66,563 लाभार्थियों ने ई-KYC नहीं करवाई है। हालांकि सरकार ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-KYC से छूट दी है। ऐसे छोटे बच्चों की संख्या 62,162 है। इसके बावजूद 5 वर्ष से अधिक आयु के 4,401 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी ई-KYC अब तक नहीं हुई है और जिनके लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य है। इन्हें अब राशन वितरण से वंचित किया जाएगा। उपमंडल कोटखाई के चाटला गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम पूरी हो गई है। वन विभाग ने 7 दिन में पुलिस व प्रशासन के सहयोग से करीब 22 हेक्टेयर भूमि को कब्जे से मुक्त किया है। इस अभियान के दौरान वन भूमि पर लगाए गए सेब के करीब 4,500 पौधों को काटा गया है। इसके बाद अब जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। वहां भी कई जगहों पर वन भूमि पर कब्जे की शिकायतें सामने आई हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पहली बार सेब बहुल क्षेत्र में वन भूमि पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों बीघा वन भूमि पर कब्जा करने वाले बागवानों के हाथ गांव फूल गए हैं। कोटखाई के चाटला गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में पहली बार बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले केवल छोटे बागवानों पर ही कार्रवाई होती रही। प्रभावशाली व बड़े स्तर पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई वर्षों से टलती रही। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को न्यायालयों के मुआवजे के दावों और 450 मेगावाट की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठकें आयोजित की गईं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि शोंगटोंग परियोजना का लगभग 60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के निर्धारित लक्ष्य को दिसंबर 2026 से पूर्व पूर्ण करने का आह्वान किया। परियोजना के नदी अपवर्तन कार्य को पूरा कर लिया गया है, जबकि बैराज का कार्य अग्रिम चरण में है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस परियोजना में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा श्रमिकों का भुगतान तथा पावर कारपोरेशन की ओर से ठेकेदारों का भुगतान भी समयबद्ध किया जा रहा है। बैठक में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा ADHL कंपनी के प्रतिनिधियों ने परियोजना से संबंधित किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई।